हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एग्ज़ाम क्रैकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के लिए स्पेशल क्लास 2 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं बायोगैस। बायोगैस से संबंधित मैंने जितने भी बायोगैस से टॉपिक है, प्रश्न है, सारा मैंने पूरी जानकारी सिर्फ इसी वीडियो में दे दिया है। तो आप लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस से कम 10 नंबर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है। पूछा जाता है बायोगैस क्या है। आप मान लिया पूछ लिया बायोगैस क्या है, तो गोबर गैस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोगैस। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 66% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% तक और अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। तो इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए कि बायोगैस एक वैज्ञानिक नाम है गोबर गैस का, जिसमें मीथेन 55 से 66% और कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, और बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस के क्या क्या उपयोग हैं। तो बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस का उपयोग भोजन पकाने, रोशनी करने के लिए किया जाता है। बायोगैस द्विईंधनीय इंजन चलाकर, जो द्विघात इंजन होता है उनको चलाकर 100% पेट्रोल एवं 80% डीजल की बचत भी की जा सकती है। यानी मीथेन जो गैस होता है, इससे आप पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों चला सकते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की बचत भी होगी। तो इस तरह के इंजनों का उपयोग बिजली उत्पादन एवं कुएं से पानी पंप करने में किया जाता है। जो इंजन होते हैं इस प्रकार के, वो बिजली उत्पादन में या पानी पंप करने में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल ड्यूल गैस आधारित ईंधन बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बायोगैस के शुद्धिकरण पश्चात विद्युत उत्पादन एवं विभिन्न यांत्रिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके बायोगैस के क्या क्या उपयोग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस का उत्पादन किस प्रकार के अपशिष्ट से किया जा सकता है। तो कोई भी जैविक अपशिष्ट, सजीव बायोमास जैसे कि गोबर, पेड़ पत्ती, फसलों के तने, मनुष्य का अपशिष्ट, जलकुंभी, तेल निष्कासित खली इत्यादि से बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें भी जो भी अपशिष्ट है, सब जो है बायोगैस के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। तो बायोगैस का उत्पादन ऑक्सीजन गैस की पूर्ण अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ के अपघटन से होता है। यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है बायोगैस। इसके लिए विशिष्ट डिजाइन का पाचित्र काम में लिया जाता है। डिजाइन का पाचित्र होता है, जिसको जो विशिष्ट डिजाइन होता है उसको जो है काम में लिया जाता है, तथा उत्पन्न गैस संग्रहण हेतु डोम अथवा गैस होल्डर का उपयोग करते हैं। इस संपूर्ण इकाई को ही बायोगैस संयंत्र का नाम दिया जाता है। तो बायोगैस संयंत्र में ये सारे चीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 घन मीटर बायोगैस में लगभग 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। बहुत ज़्यादा, ये बायोगैस में 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 घन मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा की तुलना अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कैसे की जा सकती है। तो आंसर है 1 घन मीटर बायोगैस की ऊर्जा 0.6 घन मीटर प्राकृतिक गैस,
3.6 घन मीटर आइसोब्यूटेन, 0.7 लीटर गैसोलीन, 0.61 लीटर डीजल ईंधन के समकक्ष होती है। 1 घन मीटर बायोगैस 3.5 किलोग्राम जलाऊ लकड़ी, 12.5 किलोग्राम गोबर के कंडे और 6.62 लीटर कैरोसिन योम 0.5 यूनिट बिजली के बराबर होती है। तो ये आप तुलना कर सकते हैं अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बायोगैस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न उपयोगों हेतु बायोगैस की कितनी मात्रा चाहिए। तो क्रम संख्या हो गया उपयोग, आवश्यकता और मात्रा। तो पहला है भोजन बनाने हेतु 0.25 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी एक व्यक्ति के लिए 0.25 घन मीटर प्रतिदिन जो है भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा है रोशनी के लिए, तो 0.13 घन मीटर प्रति घंटा बायोगैस लैंप में जो है उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है इंजन चलाने के लिए 0.5 घन मीटर प्रति घंटा प्रति हार्स पावर जो है उपयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण परिवार में भोजन बनाने के लिए कितनी क्षमता वाले बायोगैस की आवश्यकता होती है। तो आंसर है 3-4 व्यक्तियों के एक छोटे परिवार के लिए खाना पकाने हेतु 1 घन मीटर क्षमता वाले बायोगैस संयंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब 3-4 व्यक्तियों के लिए 1 घन मीटर क्षमता बायोगैस संयंत्र की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है कि देश में बायोगैस संयंत्रों की संभावना क्या है। तो देश में पशु गोबर की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर 12 मिलियन परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र की संभावना है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा बायोगैस का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 1981-82 से राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश में अब तक कितने परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है। तो सितंबर 2014 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल लगभग 47.53 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्रों के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है। तो आंसर है क्रम संख्या श्रेणी प्रति इकाई केंद्रीय सब्सिडी रुपया में 1 घन मीटर के लिए और 2 से 6 घन मीटर के लिए। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1 घन मीटर के लिए 7,000 रुपये और 2 से 6 घन मीटर के लिए 11,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। और अन्य सभी के लिए 1 घन मीटर के लिए 5500 और 2 से 6 घन मीटर के लिए 9,000 की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र की लागत क्या है। तो बायोगैस संयंत्र की लागत स्थान दर स्थान तथा संयंत्र के आकार के अनुसार अलग अलग है। 2 घन मीटर दीनबंधु बायोगैस संयंत्र की राजस्थान प्रांत में औसत लागत लगभग 28,000 रुपये है। क्या बायोगैस संयंत्र का उपयोग कर शुद्धिकरण एवं बोल्टिंग कर व्यावसायिक रूप से एक समेकित प्रौद्योगिकी पैकेज बनाया जा सकता है। इस तरह के संयंत्रों का उद्देश्य कुकिंग, तापन आवश्यकता, रेफ्रिजरेशन एवं बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। क्या बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देना या बायोगैस को उत्पन्न करने से पर्यावरण को हानि होगी। यह सच है कि मीथेन गैस का ग्रीन हाउस तापीय कारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में 21 गुना अधिक प्रभावशाली है। बायोगैस से उत्पादित मीथेन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव 21 गुना कम हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव 21 गुना कम हो जाता है।
नेक्स्ट है कि कोई किसान अपने परिवार के लिए बायोगैस संयंत्र की उचित क्षमता का चयन कैसे कर सकता है। तो संयंत्र की क्षमता का चुनाव पशुओं से प्रतिदिन उपलब्ध गोबर की मात्रा तथा गैस की संभावित खपत के आधार पर किया जाता है। सरल तरीके से कहा जाए तो संयंत्र में 1 घन मीटर बायोगैस प्राप्त करने के लिए गोबर 25 किलोग्राम प्रति घन मीटर क्षमता के हिसाब से प्रतिदिन डाला जाना चाहिए। औसतन प्रति पशु प्रतिदिन डालना चाहिए। औसतन प्रति पशु प्रतिदिन गोबर की उपलब्धता 6 से 10 किलोग्राम तक होती है। यानी अगर 25 किलोग्राम डालना है तो आपको 6 चौक 24 यानी 4 पशु जो है रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस को जलाने या बायोगैस से खाना पकाने के लिए किस तरह के चूल्हों की आवश्यकता होती है। तो चूल्हे की संरचना सामान्यतः ब्यूटेन पर चलने वाले चूल्हों के समान ही, परंतु इनके बायोगैस चूल्हे बर्नर में वायु छिद्र का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण को क्या क्या फायदे हैं। तो अपशिष्ट एवं खाद्य निपटान, पानी का प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ी मुख्य समस्याओं के समाधान और निवारण है। तो ये फायदे हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र को स्थापित करने के स्थान का चयन कैसे किया जाना चाहिए। तो बायोगैस संयंत्र को स्थापित करने का स्थान पशुशाला के नज़दीक हो ताकि प्रतिदिन होने वाली गोबर भराई में ज़्यादा मेहनत ना लगे। दूसरा, या रसोई घर के नज़दीक भी होना चाहिए ताकि प्रतिदिन बनने वाली गैस का पूर्णतया बिना किसी नुकसान के उपयोग किया जा सके। एवं यह संयंत्र पीने के पानी वाले टैंक से कम 15 मीटर की दूरी पर हो। ये ध्यान रहे बिल्कुल। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो सामान्यतः परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए 25 फीट लंबाई गुणे 15 फीट चौड़ाई वाली खुली जमीन की आवश्यकता होती है। संयंत्र स्थापना के पश्चात उक्त जमीन समतल से दिखाई देती है, जिसका उपयोग आने जाने में किया जा सकता है। खाद के गड्ढे बनाकर संयंत्र से निकलने वाली पाचित्र सलरी को सुखाकर अन्य जगह इकट्ठा किया जाता है अथवा सीधे छोरों से जोड़कर फसलों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला पाचित्र घोल या बायोगैस पर्यावरण में बदबू फैलाते हैं। तो बायोगैस की खाद में किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती है, अतः इस खाद से मक्खियाँ एवं मच्छर भी पैदा नहीं होते हैं। बायोगैस संयंत्र की खाद हवा की अनुपस्थिति में 40 से 45 दिन सड़ने से बनती है। इस कारण से पौधों एवं मनुष्यों में रोग फैलाने वाले जीवाणु नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस संयंत्र से बाहर आने वाला घोल क्या है। तो बायोगैस संयंत्र से बाहर आने वाले पचित घोल को जैविक खाद कहा जाता है। यह घोल पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन से समृद्ध है। यह नाइट्रोजन पानी में घुलनशील रूप में पाया जाता है, जो पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें रोड़ी की खाद की तुलना में 3 गुना अधिक फास्फोरस और पोटास संरक्षित रहता है तथा सूक्ष्म पोषक तत्व भी फसल की आवश्यकता अनुसार प्राप्त होता है। तो बायोगैस का जो सलरी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो घोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको खेतों में डाला जाता है, वो जैविक खाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं से उपलब्ध गोबर में एवं बायोगैस संयंत्र से बाहर आ रहे पचित घोल में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम की कितनी मात्रा होती है, ये भी जान लीजिए। नाइट्रोजन प्रतिशत में, फास्फोरस प्रतिशत में, पोटेशियम प्रतिशत में। जो बायोगैस सलरी होती है उसमें 1.4% नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 1% जो है आपका पोटेशियम होता है।
जो गोबर निकलता है उससे 0.75 से 0.9% नाइट्रोजन, 0.2 से 0.5% फास्फोरस और 0.5 से 0.8% पोटेशियम। और फार्म एंड मैनोर जो होता है इसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बायोगैस बहुत ही अच्छा जैविक खाद का भी कार्य करता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की इस मात्रा में बढ़ोतरी बायोगैस संयंत्र में कैसे होती है? तो हवा की अनुपस्थिति में गोबर या अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाने से उनमें उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास आदि तत्व घुलनशील अवस्था में पाचित स्लरी में संरक्षित रहते हैं, जिससे इनकी अधिक मात्रा फसलों द्वारा अवशोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बायोगैस संयंत्र में प्लास्टिक, पत्थर या मिट्टी चली जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक, पत्थर या मिट्टी आदि पाचन योग्य नहीं है तथा इनके बायोगैस संयंत्र में गोबर आदि के साथ जाने से डाइजेस्टर का आयतन धीरे धीरे कम होने लगता है। इन पदार्थों में भारी तत्व निचले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक आदि हल्के होने के कारण हल्के होने से घोल के ऊपर जो मोटी तरल परत जम जाती है, जिससे गैस का डोम में जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो बायोगैस संयंत्र में प्लास्टिक, पत्थर, मिट्टी नहीं जाना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई लाभार्थी किसी कारण से बायोगैस संयंत्र में गोबर डालना भूल जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो आंसर है बायोगैस संयंत्र के सफल संचालन के लिए गोबर घोल प्रतिदिन निश्चित मात्रा में डाला जाना आवश्यक है, किंतु किन्हीं कारणों से 2-4 दिन गोबर घोल नहीं डालने पर संयंत्र पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं होगा। यद्यप बायोगैस उत्पादन कुछ दिनों के लिए जरूर कुछ कम हो जाएगा, यानी बायोगैस का उत्पादन कम हो जाएगा लेकिन संयंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में गोबर को बराबर मात्रा पानी के साथ मिलाना क्यों आवश्यक है? तो बायोगैस का उत्पादन अधिकतम मात्रा में करने के लिए संयंत्र में डाले जाने वाले घोल में ठोस पदार्थ की मात्रा 8 से 10% तक होनी चाहिए। सामान्यतः पशुओं से प्राप्त गोबर 80% पानी और 20% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। अगर बराबर मात्रा में पानी मिलाया जाए तो ठोस पदार्थ की मात्रा 8 से 10% तक की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिन जिलों में पानी की कमी जैसे जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर इत्यादि, क्या इन स्थानों पर बायोगैस कभी नहीं लगाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र नहीं लगाए जा सकते। शुष्क क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार के बायोगैस संयंत्र की डिजाइन उपलब्ध है, जिसमें ताज़ा गोबर बिना पानी मिलाए या डालने पर भी बायोगैस का उत्पादन होता है। सामान्यतः ऐसे संयंत्रों के संचालन के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गोबर गैस में गैस का उपयोग मोटरसाइकिल या कार चलाने में किया जा सकता है? तो सीएनजी चालित वाहन को गोबर गैस से भी चलाया जा सकता है। इस हेतु गोबर गैस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या वाष्प कणों को निकालकर लगभग 95% मीथेन को उच्च दाब पर विशेष आकार के सिलेंडर में भरा जाता है। इन सिलेंडरों को वाहनों में सीएनजी सिलेंडर की जगह उपयोग में लेकर वाहन चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? तो यह प्रक्रिया जो है 2 चरणों में पूरी होती है। इन चरणों को क्रमशः
अम्ल निर्माण स्तर एवं मीथेन निर्माण स्तर के नाम से जाना जाता है। प्रथम स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा समूह जैविक तरीके से सड़ सकने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को सक्रिय किया जाता है। चूंकि ऑर्गेनिक एसिड इस स्तर के मुख्य उत्पाद होते हैं, इसलिए इसे एसिड फार्मिंग स्तर भी कहते हैं। दूसरे स्तर पर मीथेन जेनिक बैक्टीरिया को मीथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड पर सक्रिय किया जाता है। तो दो चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस उत्पादन में तापमान का क्या प्रभाव रहता है। तो बायोगैस संयंत्र के पाचित क्षेत्र में वायु की अनुपस्थिति में मीथेन बनाने वाले जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भलीभांति कार्य कर सकते हैं। तापमान घटने से बायोगैस उत्पादन में कमी आती है। यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो संयंत्र में गैस उत्पादन होना बंद हो जाता है। अतः इसके लिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में हवा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्यों जरूरी है। तो आंसर है मीथेन बनाने वाले जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अगर संग्राहक में ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और मीथेन बनना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि अवशेष, जिसमें मुख्यतः फसल तथा जंगलों के अवशेष आते हैं, ये अवशेष लगभग सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से उपलब्ध भी हैं। अगर गोबर की तुलना में कृषि अवशेष से बायोगैस उत्पन्न की जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आंसर है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात विभिन्न कृषि क्षेत्रों का अलग अलग होता है। यह अनुपात क्षेत्र के अवशेष के प्रकार, उम्र, वातावरण पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि उपयुक्त रासायनिक तत्वों के मिश्रण से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात सही करा जाए, जो कि 25 से 30 के बीच में है। ताजा कृषि अवशेषों का घनत्व गोबर की तुलना में कम होता है, अतः यह संयंत्र के पड़ाव कक्ष में तैरता है। एक समय के बाद तैरने वाले पदार्थ ऊपर की तरफ एक परत बना देते हैं, जिससे गैस उत्पादन बंद हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि फसलों की कटाई छटाई के समय इनके आकार पर ध्यान दिया जाए। फसलों के अवशेष का गोबर एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर घनत्व बढ़ाया जा सकता है। यदि कृषि अवशेषों से वायुरक्षित कक्ष में डालने से पहले 1 सप्ताह या 10 दिनों तक बाहर वायु की उपस्थिति में सड़ाया जाए तो संयंत्र का कुल संवर्धन काल कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या केवल मनुष्य के मल से बायोगैस उत्पादन किया जा सकता है। मनुष्य मलमूत्र से बायोगैस उत्पादन किया जा सकता है तथा मल से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। 1 घन मीटर बायोगैस उत्पन्न करने के लिए 40 मनुष्यों के मल की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि केवल मनुष्य मल से आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए गोबर पर आधारित गैस संयंत्र के साथ मनुष्य मलमूत्र को जोड़ने से ही गैस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से कारखानों के अवशेष से बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। तो कपास, कपड़ा संबंधित अवशेष, पेपर का कचरा, सार्वजनिक कूड़ा करकट, गंदगी, बूचड़खानों के अपशिष्ट, सीवेज आदि और मदिरा कारखानों के अपशिष्ट से जो है बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस के संग्रह कर उसका स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है। तो बायोगैस को संग्रहित कर उसका अन्यंत्र उपयोग करने के लिए बायोगैस बैलून, गुब्बारे, बायोगैस सिलेंडर या बायो CNG सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। इसका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिदिन कितनी मात्रा में बायोगैस की आवश्यकता होगी तथा किसी कार्य के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाना है। नेक्स्ट है कि क्या बिजली उत्पादन करने के लिए बायोगैस का शुद्धिकरण करना जरूरी है। तो बिजली उत्पादन करने के लिए बायोगैस का शुद्धिकरण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बायोगैस द्विईंधनीय इंजन जनरेटर सेट या प्राकृतिक गैस इंजन जनरेटर सेट में उपयोग कर बिजली बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस खाद के उपयोग से फसलों की पैदावार में क्या फर्क आता है।
तो भारत के विभिन्न स्थानों पर बायोगैस खाद का प्रत्यक्ष या रासायनिक खाद के साथ मिला कर खेतों में उपयोग किया गया है। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि फसलों की पैदावार 20 से 25% तक बढ़ती है, साथ ही खरपतवार की मात्रा में भी कमी आती है। बायोखाद भूमि की वायु संचरण क्षमता तथा जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी करती है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है। बायो खाद में अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपस्थिति में मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है एवं इसी कारण से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कह सकते हैं कि आज के समय में बायोगैस अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में एक अधिक व्यवहार विकल्प है? तो बायोगैस एक सस्ता, कुशल एवं एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। खाना पकाने, वाहन चलाने, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों में उपयोग सर्वविदित है। बायोगैस उत्पादन में किसी भी बाहरी तंत्र पर निर्भरता नहीं होने से यह अधिक व्यवहारिक है। बायोगैस संयंत्र का प्रारंभिक भराव कब करना चाहिए? तो संयंत्र का निर्माण पूरा होने के बाद 7 से 8 दिन तक संयंत्र की तराई की जानी चाहिए। यदि आपने जनता या दीनबंधु मॉडल बनवाया है तो तराई के बाद इसके डोम के अंदर की ओर से 2 बार इपोक्सी पेंट कराना चाहिए। पेंट करने के पश्चात संयंत्र प्रारंभिक भराई के लिए तैयार है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र को प्रारंभिक भराव के समय कहाँ तक भरवाना चाहिए? अपने जानवरों से उपलब्ध अथवा किसी डेयरी से गोबर एक साथ इकट्ठा कर लाभार्थी संयंत्र को भरना चालू कर सकते हैं। इसके लिए मिश्रण टैंक 1:1 अनुपात में गोबर एवं पानी का घोल तैयार करके संयंत्र में जाने दें। अगर लाभार्थी ने जनता एवं दीनबंधु बायोगैस संयंत्र लगा रखा है तो इस प्रकार के संयंत्र में प्रारंभिक भराई आउटलेट की खिड़की बंद होने तक की जानी चाहिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके बायोगैस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।